हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, यानी छोटा रूप में लिखने की विधि। बच्चों, यह शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह शब्द निर्माण की एक क्या है? प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य यानी बीच में आने वाले भाग को हटाकर नया सामासिक पद बनाया जाता है। इसे समास बनाने की प्रक्रिया भी कहती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि बंधन से मुक्त सुंदर है जो कन्या, यानी बंधन से मुक्त शब्दों का ये समूह है। ये लाइन है, बंधन से मुक्त शब्दों का क्या है? समूह है। इसे संक्षिप्त करके यानी छोटा करके नया शब्द बनता है, एक शब्द बनता है बंधन मुक्त। क्या बन गया? बंधन मुक्त। और मैंने दूसरा एग्जाम्पल बोला था, उदाहरण बोला था, सुंदर है जो कन्या। इस शब्द समूह को संक्षिप्त यानी छोटा रूप करके नया शब्द बनाया सुकन्या। सुकन्या कौन होती है? सुंदर है जो कन्या। इन शब्द समूह को जिस ढंग से संक्षिप्त किया जाता है उसे समास कहते हैं। या इस तरह हम परिभाषित करेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अब इसके पॉइंट हैं तो पॉइंट से जल्दी समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इसमें समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। यानी सामासिक पद और समस्त पद एक ही होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है देशभक्ति, माता पिता, ये शब्द लिखे हुए हैं। एक उदाहरण में इसको बाद में समझाती हूँ, पहले एक पॉइंट क्लियर करो। फिर है समस्त पद के मुख्य रूप से दो ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो समस्त पद के कितने पद होते हैं? दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब तीसरा पॉइंट देखो, समस्त पद का अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी मैंने एक कॉलम बनाया हुआ साइड में, इसमें लिखा सबसे पहले मैंने देशभक्ति, एक शब्द लिख लिया मैंने देशभक्ति। ये क्या है? समस्त पद है, यानी छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है ये देशभक्ति। तो इसका पूर्व पद क्या होगा? देश। और उत्तर पद क्या होगा? भक्ति। तो विग्रह यानी समास विग्रह का तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? देश के लिए भक्ति। यानी इस तरह इन शब्दों को अलग अलग करके देखेंगे, अलग अलग बनाने की जो प्रक्रिया है और जो विग्रह करने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, इससे नया शब्द क्या बना? देश भक्ति। अब बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अविभाज्य समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे अविभाज्य समास को। अविभाज्य समास क्या होता है? इसमें जिस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय को आप परिभाषित या परिभाषा को आपने पता ही होगा कि अव्यय किसे कहते हैं। किसी लिंग वचन काल काल के कारण जो परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, किंतु, परंतु, यथा, ये सभी किस में आते हैं? अव्यय में आते हैं। तो अविभाज्य समास में पहला पद अव्यय होता है और सामासिक पद भी, जो हम समस्त पद बोलते हैं जिसको, वो भी क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो उसे अविभाज्य समास कहेंगे। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। सामासिक पद या समस्त पद क्या है? यथाशक्ति। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। आजीवन समस्त पद है और विग्रह क्या होगा? जीवन भर। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। आमरण, मरण तक। भर पेट, पेट भर कर। अब सेकंड पॉइंट हमारा तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, अविभाज्य में हमने पहला पद देखा अव्यय होता है, और तत्पुरुष समास में क्या है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में कारकों के परसर्ग यानी विभक्तियां लोप हो जाती है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये जो विभक्तियां हैं तो ये सभी क्या हो जाती है? लोप हो जाती है। द्वितीय से लेकर अधिकरण तक, यानी कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक इसमें प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। जैसे कर्म की क्या विभक्ति होगी? कर्ता ने कर्म को विभक्ति का क्या इसमें हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यानी इसको, जैसे एक शब्द है लोगों को प्रिय, शब्द समूह है ये, लोगों को प्रिय, को का लोप हो गया, यानी इसको बीच में से हटा दिया
यानी लुप्त कर दिया गया है, तो एक शब्द बन जाएगा लोकप्रिय। नगर को गत को हटा देंगे, नगरगत बन जाएगा। उसी तरह है कर्ण कारक में विभक्ति, जैसे आपको पता ही है से या के द्वारा लगती है। जैसे गुरुदत्त एक शब्द है हमारा, गुरु द्वारा दत्त, द्वारा बीच में से हटा दे, गुरु द्वारा दत्त, तो शब्द क्या बन जाएगा गुरुदत्त। और उसी तरह रोग से पीड़ित से हटाकर हम एक नया शब्द बनाएंगे रोग पीड़ित। फिर है संप्रदान के लिए इसमें प्रयुक्त होती है विभक्ति, विभक्ति को हम परसर्ग भी बोलते हैं। जैसे छात्रा के लिए आवास, एक शब्द क्या बन गया छात्रावास। रहा खर्च, राह के लिए खर्च, इसको इस तरह विग्रह करेंगे। फिर है अपादान, अपादान से इसमें भी से आता है और कर्ण में भी से आया था, तो इसका पहचान कैसी होगी, उसमें संबंध होता है कर्ण में और इसमें क्या होता है अपादान यानी अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जैसे पद मुक्त, पद से मुक्त यानी उस पद से वो हट गया है, मुक्त हो गया है, आज़ाद हो गया है, तो ये किस पद समासिक पद क्या बन गया पद मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यानी अलग हो गया धर्म से, तो भ्रष्ट हो गया। अब संबंध तत्पुरुष समास है, जिसमें का के की का संबंध का के की का प्रयोग होता है, तो उसको हम संबंध कारक कहते हैं। उसी तरह इसमें संबंध तत्पुरुष समास में भी क्या होगा, जैसे राष्ट्र का गौरव, का को हटाकर एक नया शब्द बनाएंगे राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र गौरव। करोड़पति, करोड़ों का पति, राजसभा, राजा की सभा। उसी तरह नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पर का प्रयोग होता है अधिकरण में। तो जैसे ध्यान में मगन, में को हटाकर यानी लोप करके एक शब्द क्या बनाएंगे ध्यान मगन। कर्म में वीर यानी एक शब्द क्या बनाएंगे कर्मवीर। वनवास, वन में वास, इस तरह इसका विग्रह बनाएंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास के पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ है, नीला है जो कंठ यानी शिव। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, विशेषता बताई गई है। नीलाकंठ किसका होता है शिव जी का होता है। बच्चों इसमें भी नीलकंठ ये कर्मधारय समास भी है, लेकिन अगर इस तरह से हम विग्रह करें नीला है कंठ जिसका यानी शिव, तो ये बहुव्रीहि समास में आएगा, यानी थर्ड पर्सन, जिसमें तीसरा पद प्रदान होता है यानी कोई अन्य पद प्रदान होता है, तो उसमें ये बहुव्रीहि समास आएगा। और जो नीला है कंठ जिसकी विशेषता बताई गई है, तो इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग होगा। अब उपमेय और उपमान बीच में प्रयोग होता है, किस तरह होते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान, चंद्र के समान मुख, जिसका चंद्र के समान मुख है, यानी उपमा और उपमेय का जिसमें बोध होता है उसको हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। ये भी विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान का प्रयोग इन दोनों में होता है। अब द्विगु समास, जिस समास का पहला पद क्या होता है संख्यावाची होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का, तो इसमें आपने ये देखना है। फिर है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं उसे हम क्या कहेंगे द्वंद्व समास। इन समास विग्रह करने पर दो पदों के बीच में और तत् अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, इडली डोसा, इडली या डोसा। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में पहले और दूसरे पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते, जैसे मैंने नीलकंठ का उदाहरण दिया था, यानी पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद को की ओर संकेत करते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, यानी तीन लोचन किसके हैं शिव के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव का। तो बच्चों इस चैप्टर को यानी इस समास के चैप्टर वाले को आपने अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है, तभी आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे। इसलिए बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो एंड लर्न करो। धन्यवाद।